हेलो साथियों, कैसे हैं। फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स में आपका स्वागत है सुयान एकेडमी में। और हमारा जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है वो मैं कंप्लीट तो नहीं, मतलब कवर करवाने के उस फेज में चल रहे हैं हम लोग। ठीक है। और उसी फेज में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्री बॉडी डायग्राम, जो मैं पिछले आपको लेक्चर में थोड़ा बहुत करवा चुका हूँ। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ और सिचुएशंस बनती है ना। तो हर एक सिचुएशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको सिंपल जैसे ब्लॉक अगर टच हो रखे हैं उस केस में कैसे इक्वेशन सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद में अगर मान लीजिए कि ब्लॉक टच पे नहीं होके बीच में अगर आपने एक रस्सी स्ट्रिंग लगा दी है, रोप लगा दी है, उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे टेंशन के लिए। ठीक है। उसके बाद में जैसे मान लीजिए एक हॉरिजेंटल ब्लॉक पड़ा है और दूसरा एक पुल्ली के साथ लटका हुआ है ना, उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो उससे आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ मैंने देखा है कि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर कोर्स कब तक पूरा करवा दोगे या ऐसा सब कुछ। तो आप निश्चिंत रहिए, अभी आपकी जो कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट का जो कुछ भी आया नहीं है आरपीसी की तरफ से। जब तक रिक्रूटमेंट का आएगा, विज्ञापन आएगा, उसके बाद में वो फॉर्म भरवाएंगे। फॉर्म भरवाने के बाद में आपकी एग्जाम लेंगे करेंगे। तो उस एग्जाम होने तक जो है आपको कम से कम 4 महीने तो मिलेंगे मिलेंगे, ये मान के चल रहे हैं। ठीक है। और मैं उस 4 महीने के अंदर अंदर या उससे पहले पहले मैं आपका कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा, इस बात की आप टेंशन नहीं लें। अभी क्योंकि स्टार्टिंग फेज है, तो स्टार्टिंग फेज में हम थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं। ठीक है। मैं वीडियो भी ज़्यादा लंबे नहीं बना रहा हूँ। उसके बाद हो सकता है कि अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़े वीडियो की लेंथ भी बढ़ाने की मैं कोशिश करूंगा। देन उसके साथ एक दिन में 2 या 3 वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो इस तरह से अपन आगे करेंगे, कोई उसकी आप टेंशन मत लीजिए। अभी आप सिर्फ सीखिए, क्योंकि ये इनिशियल फेज है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। जैसे नोटिफिकेशन आएगा मैं सारी चीज़ें करवा दूंगा। ठीक है। आप उस चीज़ की टेंशन लीजिए मत लीजिए। आप तो बस आपको फ्री में सब कुछ मिल रहा है, आप उसको पढ़िए, समझिए और क्वेश्चन सोल्व करिए। कुछ बच्चे किताबों के बारे में पूछ रहे थे, तो किताबों का ऐसा है कि आप 11th 12th की जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनके क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। आरबीएसई बोर्ड जो है अपना, उसके क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। या इसके अलावा जो भी आपको जहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की कोई बुक मिलती है, ठीक है, उसको आप ले लीजिए और उसके क्वेश्चन सोल्व करिए। कंसेप्ट मैं सिखाऊंगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप कहीं से भी उठाइए, क्योंकि वैसे तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर टॉपिक के बाद में एक वीडियो एक्स्ट्रा बनाता हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन का, सॉल्व प्रॉब्लम का, जिसके अंदर जो है मैं कम से कम 20-25 एक चैप्टर पे न्यूमेरिकल ले लेता हूँ, जो कि वो मैं न्यूमेरिकल वही ले रहा हूँ जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वैसे ही, है ना। ठीक है। और उसके अलावा ढेरों न्यूमेरिकल मिल सकते हैं, हजारों न्यूमेरिकल है एक टॉपिक के ऊपर। आप कहीं से भी कोई भी बुक लीजिए और उसमें से न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर दीजिए। कंसेप्ट जो है वो सारे मैं यहाँ ले लूंगा, कंसेप्ट में आपको कोई नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। इस बात की आप चिंता मत करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फ्री बॉडी डायग्राम चल रहा था वो पुल्ली वाले केस के लिए चल रहा था। तो मैंने आपको एक केस ले लिया था कि एक अगर मान लीजिए द्रव्यमान ऐसे है, ये हमारा पुल्ली के ऊपर से इस तरह से एक द्रव्यमान लटका हुआ है, ये वाला केस मैंने ले लिया था। ठीक है। इससे आगे वाले केस पे चलते हैं। अब पुल्ली सिस्टम में और क्या आपके इक्वेशंस बन सकती है। तो आगे जो इक्वेशन बन सकती है, या डायग्राम में बना देता हूँ उसका, वो क्या बन सकती है सिचुएशन, कि सपोज करिए ये पुल्ली जो है वो इस तरह से लटकी हुई है। ठीक है। ये कोई एक गिरनी है जो लटकी हुई है, उसके दोनों तरफ जो है मास जो है लटके हुए हो। ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल में नहीं है, दोनों ही मास क्या है, इस तरह से लटके हुए हो। उस केस में जो है क्या इक्वेशन बनेगी, इस तरह का कोई क्वेश्चन हो सकता है ना। ठीक है। तो देखिए, अब क्योंकि ये एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं, अभी सारे के सारे जो मैं केस ले रहा हूँ कौन सा ले रहा हूँ, जिसके अंदर जो हमारी रस्सी है, स्ट्रिंग है, वो क्या है, मासलेस है ना, वही केस में ले रहा हूँ। ठीक है। तो इसका मतलब एक ही रस्सी है, इसका मतलब क्या होगा, टेंशन फोर्स किस तरफ होगा, उधर इधर की तरफ, दोनों में क्या होगा, इक्वल टेंशन। किस तरफ होगा, जहां रस्सी है उसके सेंटर की तरफ टेंशन फोर्स लगेगा। समझ में आ गया। और तो क्या हो जाएगा, यहाँ से नीचे की ओर लगेगा तो क्या लगेगा, M1G। इस तरफ देखोगे तो क्या होगा, M2G। दोनों फोर्स क्योंकि ग्रेविटेशन है तो नीचे की ओर लगेंगे। आ गया समझ में। ठीक है। अब यहाँ से क्या देखना, यहाँ से ये चीज देखनी है कि अब इसमें से क्या होगा, जो मास भारी होगा, है ना, जो मास, क्योंकि ये क्या है, घर्षण रहित है, फ्रिक्शन लेस है, तो फ्रिक्शन लेस इसका मतलब जो मास भारी होगा वो क्या होगा, उस तरफ वो नीचे की ओर जाएगा। ठीक है। तो सपोज कर लीजिए इस वाले केस में क्या हो रहा है कि हमारा M2 ग्रेटर देन है M1 से, यानी कि क्या है, M2 ग्रेटर देन M1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सिस्टम में एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, इस तरफ। अगर ये इस तरफ जाएगा तो ये क्या जाएगा, ऊपर की ओर। एक्सेलरेशन क्या होगा दोनों में सेम, क्योंकि जितना ये नीचे जाएगा उतना ये ऊपर जाएगा। इसका मतलब दोनों में क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल रहेगी। ठीक है। एक्सेलरेशन क्या रहेगा, दोनों में सेम ही रहेगा। ठीक है। बना लीजिए इक्वेशन। तो अगर मैं इक्वेशन इसके लिए बनाना चाहूँ तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना के लिखूँ, डायरेक्ट लिख दूँ, क्या हो जाएगा, टोटल यानी कि नेट फोर्स क्या होगा इसके ऊपर, M1A। इस पे नेट फोर्स क्या होगा, M2A। ठीक है। तो पहले वाले केस के अगर मैं लिखता हूँ इक्वेशन, अगर बनाता हूँ इसके लिए, तो क्या हो जाएगा, M1A। ठीक है। M1A बराबर कौन बड़ा होगा,
क्योंकि जिस तरफ जा रहा है वो बड़ा होगा तो T बड़ा होगा, तो टेंशन माइनस m1 g, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो यहाँ से टेंशन इक्वल टू कितना आ गया, टेंशन इक्वल टू आ गया m1a प्लस m1g। ठीक है, दूसरे केस में आ जाइए, दूसरा वाले केस में क्या हो जाएगा m2a, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा m2a। देन उसके बाद में क्या करेंगे, क्योंकि नीचे की ओर आ रहा है तो इसका मतलब ये वाला फोर्स क्या होगा, बड़ा होगा t से, तो क्या हो जाएगा m2g माइनस t। t की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से पुट कर दीजिए, तो m2a इक्वल टू m2g माइनस, ठीक है, इस वाले से है ना, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा m1a माइनस m1g, क्योंकि वैल्यू किसकी चाहिए है, a की चाहिए, तो इसको इधर भेज दीजिए, तो m1 प्लस m2a इक्वल टू ये क्या हो जाएगा m2 माइनस m1g, तो a इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, देख लीजिए, क्योंकि दोनों मास क्या है ग्रेविटेशन फील्ड के उसके अंदर है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, ग्रेविटेशन को अकाउंट में लिया। इससे पहले वाला में क्या था, हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल में इस तरफ मोशन हो रहा था तो mg किधर लगता है, इस तरफ वाला में, तो इसको हमने अकाउंट में नहीं लिया था, क्वेश्चन में नहीं लिया था। ठीक है, वो तो आप समझते इतनी सी चीज तो। ठीक है, अब एक चीज और है जो मैंने आपको कल नहीं बताई थी, वो ले लेते हैं इसके अंदर। कई बार क्या करते हैं, पुल्ली पर रिएक्शन पूछ लेते हैं, है ना, क्योंकि पुल्ली पे क्या हो रहा है, आप देखो इसी पे पुल्ली पे तो लटके हुए दोनों, तो लटके हुए तो इस पॉइंट पुल्ली के ऊपर भी तो क्या होगा, कोई फोर्स लगेगा, रिएक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों नीचे की तरफ है तो इस पर रिएक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर क्या लगता है, एक रिएक्शन फोर्स लगता है पुल्ली पर। ठीक है, तो ये रिएक्शन फोर्स मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इस रिएक्शन फोर्स को, रिएक्शन मतलब क्यों, क्योंकि इन दोनों टेंशन की वजह से, पुल्ली पर टेंशन क्या है, ये दोनों टेंशन है, इसकी वजह से क्या होगा, एक रिएक्शन फोर्स होगा, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो अगर वो रिएक्शन फोर्स में फाइंड आउट करना चाहूँ तो वो क्या होगा, ये मान लीजिए रिएक्शन है, तो नीचे की ओर से क्या हो रहा है पुल्ली पे, एक तो ये एक ये, दोनों क्या आ रहे हैं, तनाव बल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये रिएक्शन क्या कर रहा है, इस तनाव बल को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर इस वाले केस में मैं रिएक्शन फोर्स देखना चाहूँ, आर बराबर क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है भाई, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये दोनों फोर्स मिला के किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, आर को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो कुल मिला के क्या हुआ, आर बराबर 2t, और 2t का इसका मतलब क्या है, ये कौन सा है, रिएक्शन फोर्स, यानी कि प्रतिक्रिया बल, किस पे, पुल्ली के ऊपर। ठीक है, इसी तरह से जो कल वाला केस था उसमें भी लिख लेना, कल वाला जो केस था उसमें क्या था, एक अपने पास मैंने इस तरह से आपको ब्लॉक बनाया था कि ये तो क्या पड़ा है, हॉरिजॉन्टली पड़ा है, या एक हमारी पुल्ली है, ये पुल्ली के ऊपर से क्या हो रहा है, एक मास से नीचे लटका हुआ था। ठीक है, इसको हमने क्या माना था m1 और इसको m2 माना था, क्या देख लेना उसके अंदर जो भी माना था। ठीक है, इस तरफ फोर्स T था, इस तरफ फोर्स क्या था, T था। ठीक है, अब मुझे क्या करना था इस वाले केस के अंदर, इस वाले केस में अगर मैं रिएक्शन देखूं तो रिएक्शन क्या होगी, एक फोर्स तो इस तरफ है, एक फोर्स इस तरफ है, तो रिएक्शन क्या होगा, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, अब जब दो फोर्स एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं तो उनका जोड़ कैसे करते हैं, बल क्या होती है, बल होती है सदिश राशि, तो सदिश राशि होती है, सदिश राशियों का जोड़ कैसे करते हैं, बीच में अगर एंगल होता है तो कैसे करते हैं, T1 सॉरी वो लगाया था अपने R बराबर रिजल्टेंट वाला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, है ना, रूट के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाएगा 2t इंटू टी कोस 90, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 का रूट। ठीक है, तो कुल मिला के R इक्वल टू कितना बन गया, R इक्वल टू बन जाएगा यहाँ से 2t स्क्वायर, और यहाँ से क्या होगा, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि कोस 90 कितना होता है, जीरो, तो जीरो। ठीक है, इसका पूरे क्या करना है रूट, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा इस वाले केस के लिए √2t हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, इस वाले में क्यों आया 2t, इस वाले में डायरेक्ट इसलिए कर दिया क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है यार, 0 डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, इसका दोनों पैरेलल है ना एक दूसरे के, t और t क्या है पैरेलल, इन दोनों को जोड़ोगे तो सदिश क्या होगा कोस 0, जैसे कोस 0 होगा तो क्या बन जाएगा t1 प्लस t2 का या t प्लस t का होल स्क्वायर, तो क्या बना 2t का होल स्क्वायर करेंगे, फिर उसको सोल्व करेंगे तो सॉरी 4t बनेगा, 4t का क्या हो रहा है 4t स्क्वायर का जो है 1/2 लोगे तो कुल मिला के आपके पास क्या मिलेगा, ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये करके देख सकते हो, सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, ये बार बार आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान क्या रखेंगे कि जहाँ पे भी योग हो रहा है और वो सदिश राशि है तो अपने को सदिश योग ही करना, बस ये ध्यान रखना अपने को, और कुछ ध्यान नहीं रखना। ठीक है, और उसका रिजल्टेंट निकालने का तरीका जो है अपने जो वेक्टर वाला अपना टॉपिक था उसके अंदर हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो इसका मतलब इस वाले केस के लिए रिएक्शन फोर्स कितना हुआ 2t हुआ, और इस वाले केस के लिए रिएक्शन फोर्स पुल्ली पे अगर मैं देखना चाहूँ R, तो ये कितना हुआ, ये हुआ √2t हुआ। ठीक है,
आगे समझ में? चलिए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि पुल्ली पर रिएक्शन निकालिए, तो पुल्ली पर रिएक्शन कितनी होगी, प्रतिक्रिया कितनी होगी, उसमें √2t होगी, इसमें 2t होगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, बस फ्री बॉडी डायग्राम है, आराम से बनाइए, सोल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। ध्यान क्या रखना है, रस्सी है तो रस्सी में किधर होगा, ऊपर की तरफ, यानी कि रस्सी के सेंटर की तरफ क्या लगा दीजिए, तनाव बल लगा दीजिए, अपने आप आंसर सोल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए ये वाला केस हो गया। इसके अलावा और क्या केस हो सकता है, देखते हैं देखें। अच्छा, यहाँ से अगर आपको तनाव बल पूछ ले तो तनाव बल कैसे निकालोगे, टी निकाल सकते हो ना, क्योंकि ए निकल गया, तो ए की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, उससे आपको क्या निकल जाएगा, तनाव बल भी निकल जाएगा। ठीक है, अगर मैं टी निकालना चाहूँ इस वाले केस के लिए, ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछ लेते हैं कि आप तनाव बल निकालिए, क्वेश्चन में आएगा तो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ए निकलने के बाद तनाव क्या हो जाएगा, निकल जाएगा अपने आप ही। क्या होगा, टी बराबर ए की वैल्यू रख दीजिए, ए की वैल्यू क्या है m1, इधर क्या है m2 m1 g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, क्या किया मैंने, इस ए की जगह क्या रख दिया, ये वैल्यू रख दी। ठीक है, अब क्या करना नेक्स्ट में, प्लस में क्या आ रहा है m1 g, सोल्व करिए पूरी इक्वेशन को, तो क्या बन जाएगा m1 m2, ये m1 स्क्वायर g प्लस इसको इधर ले जाएंगे एलसीएम लेके m1 प्लस m2, है ना, एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे, तो ये क्या बनेगी इक्वेशन, यहाँ से देखिए ये m1 स्क्वायर में g प्लस m1 m2 g, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट। ठीक है, अच्छा जी था यहाँ पे, ये जी। ठीक है, तो कुल मिला के क्या आ गया 2m1 m2 g। ठीक है, तो m1 प्लस m2, ये क्या हो गई टेंशन की इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर मान लो आपको वेट में निकालनी हो इस इक्वेशन को, तो वेट क्या होता है, वेट हो जाएगा m1 g। ठीक है, तो g से ऊपर गुणा कर दो, g से क्या करो नीचे गुणा कर दो, तो टेंशन कितना हो जाएगा 2 m1 g किसके बराबर हो जाएगा W1 के, m2 g किसके बराबर हो जाएगा दूसरे वाले के वेट के, अगर वेट दिया हो क्वेश्चन में ना, नीचे इससे g से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा W1 प्लस W2, तो आपने वेट की फॉर्म में भी निकाल लिया। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको पहले क्या पता होना चाहिए, पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम बना के ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, उसके बाद तो सब क्या है वही पक्षांतरण करो, इधर उधर भेजो, इधर मान रखो, आंसर निकालो, बस खत्म। ठीक है, बस इसलिए मैं आपके हर एक केस को डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, सिंपली जो उसका मेन बेसिक है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो अपने आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए अगली सिचुएशन क्या बन सकती है फ्री बॉडी डायग्राम की, उस पर चलते हैं। रिएक्शन बल का मतलब समझ गया ना, पुल्ली पर रिएक्शन, क्योंकि पुल्ली के ऊपर से अगर रस्सी जा रही है तो पुल्ली को नीचे खींच रही है, तो पुल्ली पे क्या लग रहा है नीचे की ओर बल, तो पुल्ली का एक रिएक्शन फोर्स होगा, क्योंकि वो कहीं गति नहीं कर रही है, पुल्ली वहीं की वहीं है, तो वो रिएक्शन फोर्स को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है ना, उस केस की बात हम कर रहे थे, तो वो रिएक्शन फोर्स हमने उससे निकाल लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या हो सकता है आपके पास क्वेश्चन, सिचुएशन बन सकती है, ये हमारी हो गई, ये सिचुएशन हो गई। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था एंगल वाली जो सिचुएशन है वो हो सकती है। ठीक है, एक सिचुएशन है जो इस तरह की बन सकती है, सपोज करिए कि है ना, दो रस्सी वाली अपन ने केस नहीं लिया, तो वो मैं अभी केस ले लेता हूँ। एक कैपिटल M एक द्रव्यमान है, ये इस तरह से रस्सी से बंधा हुआ है, एक द्रव्यमान है जो ऐसे है, दूसरा द्रव्यमान इसके साथ इस तरह से है ना, ये वाला केस देख लेते हैं। इसमें एक द्रव्यमान तो m1 है, एक द्रव्यमान m2 है। ठीक है, ये m1 द्रव्यमान है, ये m2 द्रव्यमान है, ये एक कैपिटल M द्रव्यमान है। ठीक है, इस तरह की कोई सिचुएशन अगर हमें दे रखी है, उस केस में क्या होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है ओरिजेंटल प्लेन हो गया, जिस पे ये पड़ा है बड़ा एक ब्लॉक, ये दो पुलियां हो गई हमारे पास। ठीक है, गिरनियां हो गई, इधर से एक m1 लटका हुआ, इधर से एक m2 द्रव्यमान लटका हुआ। ठीक है, और क्या सिचुएशन दे रखी है, m1 इज ग्रेटर देन m2। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे दिया कि m1 मान लेते हैं ग्रेटर देन है m2 से। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, m1 ग्रेटर देन m2 का मतलब है कि इसका मतलब है कुल मिला के ये ज्यादा बड़ा, तो ये इधर खींच लेगा इसको, है ना, तो रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो पहले इसके लिए लिख लो, क्या हो जाएगा, एक तो m1g, इस तरफ देखोगे तो m2g। ठीक है, क्या इसका कोई रोल है क्या, क्योंकि इधर मोशन किस तरफ हो रहा है, इसके लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, तो इसका वर्टिकल वाले लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका नॉर्मल फोर्स है जो mg से सेटिस्फाई हो रहा है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि कुल मिला के पूरा सिस्टम किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। ठीक है, सिस्टम चाहे किधर भी जाए, हमें क्या पता है कि रस्सी के सेंटर की तरफ इधर से देखो तो ये क्या होगा, एक तनाव बल होगा, ये रस्सी के सेंटर में एक तनाव बल इधर होगा। अब ये रस्सी और ये रस्सी दोनों अलग अलग है। अब यहाँ पे जो है हमारा
मेन काम स्टार्ट होगा जो नई चीज है सीखने की। ठीक है, ध्यान क्या देना, इसलिए मैंने इस एग्जांपल को लिया है कि ये रस्सी और ये रस्सी अलग है। अभी तक जितने भी एग्जांपल थे उसमें क्या था, एक रस्सी पे एक सिरे पे एक दूसरा द्रव्यमान बन रहा है, दूसरे पे दूसरा बन रहा है, वो रस्सी पूरी एक ही थी। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, उस पूरी रस्सी में तनाव एक ही रहेगा। लेकिन लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक की रस्सी अलग है और यहाँ से यहाँ तक की रस्सी अलग है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें तनाव कुछ अलग होगा और इसमें तनाव क्या होगा, कुछ अलग होगा। ठीक है, हर एक कोने की तरफ से क्या करो, सेंटर की तरफ मुंह करके तनाव को लगा दो। ये तो हमारा पुराना वाला ही कंसेप्ट है। लेकिन क्योंकि रस्सी अलग अलग हो गई, तो मैंने जब आपको रस्सी वाला केस लिया था तो मैंने क्या कहा था, रस्सी जब तक सेम है तब तक तनाव सेम रहेगा। रस्सी अलग हो गई, ठीक है, दो केस में तनाव बल चेंज होगा, या तो रस्सी में द्रव्यमान हो तब अलग होगा। ठीक है, लेकिन मासलेस अगर है, अभी मासलेस वाले केस चल रहे हैं जिसमें द्रव्यमान नहीं हो रस्सी में, ठीक है, उस केस में क्या होगा, तनाव बल दोनों में अलग अलग रहेगा। ठीक है, अगर अलग अलग रस्सी है तो। ठीक है, ये कंसेप्ट हमारे यहाँ ले लिया हमने। अब देखो, ये ज्यादा है, इसका मतलब पूरा सिस्टम इस तरफ आ रहा है। जब इस तरफ आ रहा है इसका मतलब ये सिस्टम किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। एक्सेलरेशन क्या होगा, ए। ये किधर जाएगा, इस तरफ। एक्सेलरेशन कितना होगा, ए। कंफ्यूजन है कोई यहाँ पे? पूरा सिस्टम जो है, ये नीचे आएगा, ये इधर आएगा, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, ये ऐसे चलेगा सिस्टम। तो इसका मतलब सब में एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और इसका क्वेश्चन सॉल्व कर दो पहले ब्लॉक के लिए, है ना। अगर मान लीजिए मैं बड़े वाले ब्लॉक की बात करता हूँ, इस एम की बात करता हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है, एक तनाव बल T1 इधर लग रहा है, ठीक है, और T2 किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। तो T2 उधर, सॉरी उल्टा उल्टा लिख दिया। T2 किधर लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। ठीक है, पूरा एक्सेलरेशन किस तरफ है, कंप्लीट जो मास जा रहा है किधर जा रहा है, इस तरफ। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसकी बन जाएगी कैपिटल MA इक्वल टू T1 माइनस T2। कोई समस्या है क्या, नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। जब M1 वाले की बात करते हो तो क्या हो रहा है, M1G इस तरफ है, ऊपर की ओर क्या है, T1 है। कुल मिला के एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसकी बनेगी M1A इक्वल टू M1G, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, M1A इक्वल टू M1G माइनस T1। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तीसरे केस की बात करते हैं। तीसरे केस में क्या हो रहा है, M2, नीचे की ओर क्या है, M2G। टेंशन किधर है, ऊपर की ओर कितना है, T2 है। ठीक है, कुल मिला के किधर जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं। किस एक्सेलरेशन से, A से। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, M2A इक्वल टू M2 नहीं है, T2 माइनस M2G, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो T2 माइनस M2G। कोई समस्या नहीं है ना। अब तीन आपके पास इक्वेशन है और तीन अननोन है। कौन अननोन है, A अननोन है, T1 और T2 अननोन है। आप निकाल सकते हो, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें से T1 और T2 को निकाल के इसमें रख देते हैं। ठीक है, इससे T1 देखूंगा तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा MG माइनस है ना, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो G माइनस ए। इधर से T2 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, ये उधर भेज देंगे, तो M2A प्लस G। दोनों की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। इक्वेशन क्या बन जाएगी, MA इक्वल टू T1 माइनस T2। तो T1 कितना है, M1G माइनस M1A। ये कितना हो जाएगा, M2A माइनस M2G। ठीक है, T1 माइनस T2 को क्या करना है, निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन वाले को इस तरफ ले लो, बाकी सबको उस तरफ भेज दो। तो कुल मिला के ये और ये इधर आएंगे तो प्लस में हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, M प्लस M1 प्लस M2A इक्वल टू, उधर क्या बचेगा, M1 माइनस M2 और G। तो A इक्वल टू कितना हो गया, A इक्वल टू M1 माइनस M2G अपॉन कैपिटल M प्लस M1 प्लस M2। ठीक है, कोई समस्या, कोई नहीं है। अब जब ये निकल गया तो क्या करो, इस वाले में ये वैल्यू रख दो, T1 का आंसर निकल जाएगा। इस वाले में ये वैल्यू रख दो A की जगह और T2 का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, करके देखना ये चीज। सिर्फ और सिर्फ आपको इक्वेशन बनाना अगर आ जाती है, ठीक है, कंसेप्ट अगर समझ में आ जाता है, तो सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, आपके क्वेश्चन गलत कभी भी नहीं होगा। ठीक है, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि जब डोरी बंधी है तो जो डोरी के सेंटर है उस तरफ क्या करो, दोनों तरफ से उसके सिरों की तरफ से क्या करो, उल्टी डायरेक्शन में डोरी के सेंटर की तरफ क्या करो, तीर के निशान बना दो, वो आपके टेंशन की डायरेक्शन होगी।
डोरी अगर मासलेस है, सिंगल है, तो पूरी डोरी में एक ही तनाव रहेगा। डोरी अगर मासलेस है और अलग अलग डोरियां हैं तो उसमें तनाव भी अलग अलग रहेगा, जो ये वाला केस था। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करो, जहां पूरा सिस्टम जा रहा है तो पूरा सिस्टम एक ही डायरेक्शन में जाएगा, तो वो क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन होगा, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ले लो। ये इधर आ रहा है तो एक्सेलरेशन, क्योंकि ये इधर आएगा तो इसको किधर आना पड़ेगा, इस तरफ, तो एक्सेलरेशन। ये इधर आ रहा है तो इसको आना पड़ेगा ऊपर, तो ये एक्सेलरेशन। वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब एक रिंग की डायरेक्शन में होना चाहिए एक्सेलरेशन। ऐसा नहीं हो सकता कि ये नीचे इधर उधर आएगा, ये इधर आएगा। कभी ऐसा पॉसिबल है क्या? वो कब पॉसिबल, जब डोरी टूटेगी तब पॉसिबल है, और डोरी तोड़नी नहीं है अपने को यहाँ पे खींच के। ठीक है, चलिए, समस्या कोई नहीं है। तो इस डोरी के जो हॉरिजेंटल प्लेन से जो एग्जांपल बन सकते थे, जितने आपके क्वेश्चन बन सकते थे, या वो मैंने सारे आपके यहाँ पे सिचुएशन से ले ली है। अब नेक्स्ट सिचुएशन हम चलेंगे कि अगर मान लीजिए इंक्लाइन प्लेन है, यानी कि कोई थीटा डिग्री पे प्लेन है, ये पूरा हॉरिजेंटल या वर्टिकल कंप्लीट नहीं होके एक हॉरिजेंटल से थीटा डिग्री पे कोई इंक्लाइन प्लेन है, उस प्लेन पे अगर कोई ब्लॉक रखा है तो उसके लिए कैसे इक्वेशंस बनेगी। ठीक है, वो थोड़ा सा टिपिकल बनेगा, क्योंकि उसमें वर्टिकल और जो हॉरिजेंटल है दोनों इक्वेशंस हमें सॉल्व करनी पड़ती है। ठीक है, चलो आगे चलिए। चलिए बना देते हैं इसके इक्वेशंस। सपोज करिए कि ये इस तरह से एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल कितना है, थीटा एंगल है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, पुली लगा देते हैं। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करते हैं इक्वेशंस को। ये आपका मास हो गया एक, तो ये इस तरह से बंधा हुआ है, और इधर से फिर क्या है, एक दूसरा मास लटका हुआ है। ठीक है, इनकी वैल्यू देख लेते हैं, एक की m1 और m2, वही m1 m2 लिया है, तो ये हम मान लेते हैं कि m1 है और ये कितना है, m2। ठीक है, अब कुछ भी मत करो, ये हमें दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या देखना है कि ये हमारे पास डोरी है, तो सिंगल डोरी है, एक ही डोरी बंधी हुई यहाँ से, फिर उसका दूसरा सिरा कहाँ बंधा हुआ, यहाँ। तो सिरे की तरफ से क्या करो, सेंटर की तरफ एक टेंशन दे दो। ये टेंशन दे दी हमने, तो हमारा काम टेंशन देने का ही है, देती टेंशन। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि ये मास लटका हुआ है, ठीक है, किस में लटका हुआ है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में, तो ये कितना हो जाएगा, m1g। जो हमें दिख रहा है वो लिखते रहो। अब क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, इसके अंदर ये वाला जो केस है, ना तो ये कम्प्लीटली हॉरिजेंटल है ना कम्प्लीटली वर्टिकल है, ये किसी एंगल पर है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ अब समझना आप, क्योंकि आपके नई चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि अब जाओ, सबसे पहले हमने फोर्स कौन सा पढ़ा, जब मैंने फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ाना स्टार्ट किया आपको, तो मैंने बताया था कॉन्टेक्ट फोर्स या नॉर्मल फोर्स, अविलंब बल है ना, संपर्क बल। वो क्या है, क्योंकि ये सतह जो है, इसमें और इस मास की जो है सतह में क्या है, संपर्क है। तो जब संपर्क है, इसका मतलब क्या हुआ, एक बल लगेगा जो इस सतह के क्या होगा, लंबवत होगा। ठीक है, तो हम बना देते हैं एक लंबवत बल। ठीक है, तो वो क्या होगा, नॉर्मल फोर्स, एक एन इंक्लूड होगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने पहले भी बनाया, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि ये जो पॉइंट है ना, इसको यहीं से बना देते हैं। ये जो पॉइंट है इसका सेंटर, इससे डायरेक्टली वर्टिकल नीचे की ओर क्या होता है, हमेशा एक प्लेन चाहे कैसे भी हो। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, हमेशा नीचे की ओर होता है, अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अर्थ सरफेस कौन सा है, ये, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, नीचे की ओर एक, ये पूरा बना दूं जैसे मैं, ये होगा m2g। यहाँ से एंगल कितना बनना चाहिए उसका, 90 डिग्री बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अर्थ सरफेस कौन सी, ये वाली, इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ कोई समस्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी m1g था, यहाँ पे भी m2g है, जो कि इसके मास के वेट की वजह से है, या फिर गुरुत्वाकर्षण की वजह से है। ठीक है, दूसरा, जहाँ कॉन्टेक्ट हो रहा है वहाँ हमने क्या बनाया, एक नॉर्मल फोर्स बना दिया। ठीक है, चलिए बना दिया। अब नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ m2g है, उस m2g जो है उसके कंपोनेंट हम बना सकते हैं। अब मान लीजिए ये कितना है, ये कितना है, थीटा। तो अगर मैं इसको आगे ऐसे बढ़ाता हूं, अलग पेन से ले लेते हैं ताकि पेन दिखेगा आपको, है ना। अगर इसको आगे बढ़ाते हैं इस तरह से, ठीक है, तो ये एंगल कितना बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए, ये बनेगा थीटा, ये बनेगा 90 माइनस थीटा, तो कुल मिला के वापिस से कितना बन जाएगा, थीटा एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसका कंपोनेंट लेंगे, किसका, m2g का, इस तरफ क्या हो जाएगा कंपोनेंट, m2g cos थीटा। इस तरफ अगर कंपोनेंट लेते हैं इसका, ठीक है, इस तरफ अगर कंपोनेंट लेते हैं ऐसे, तो वो कितना बनेगा, m2g sin थीटा। ठीक है,
कोई समस्या नहीं है ना। इसका उस तरफ कंपोनेंट m2g cos थीटा m2g sin थीटा, दो कंपोनेंट बन गए बस। इसके अलावा कोई फोर्स आपको दिख रहा है क्या जो आपने कंसेप्ट पढ़ा उसके अकॉर्डिंग? कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, हो गया। ग्रेविटेशन की वजह से फोर्स हो गया, हो गया। डोरी में तनाव बल हो गया, हो गया। बस खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसकी इक्वेशन बनाना। अब मान लीजिए कि कुल मिलाकर, ठीक है, अब मान लीजिए कुल मिलाकर ये जो है पूरा का पूरा सिस्टम इस तरफ नीचे आता है, यानी कि ये जो है ये क्या हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये नीचे की तरफ आता है ए से, तो एक्सेलरेशन कौन सा होगा, वो होगा इस डायरेक्शन में। वो कितना होगा, ए। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सेलरेशन ऐसे मत कर देना, ठीक है। ऐसे करोगे तो ए नहीं रहेगा, क्योंकि रस्सी कैसे जा रही है, इस तरह से नीचे जा रही है रस्सी, ठीक है। तो जितनी रस्सी ये इधर नीचे गई उतनी रस्सी तो ये इधर आगे बढ़ेगी, ठीक है। अगर ऐसे कर दोगे तो क्या होगा, इसका कंपोनेंट कुछ अलग निकल जाएगा, ठीक है। यही हमें ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में रस्सी जा रही है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दोनों क्या होंगे, ये अगर ए है तो ये इसी डायरेक्शन में क्या रहेगा, ए रहेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या देखते हैं कि इसकी इक्वेशन बनानी है। तो सबसे सिंपल पहले ये वाला इसकी इक्वेशन बनाओ आप, तो ठीक है। चलिए उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूं। क्या बनेगा, ये मेरे पास m1 है, इसके नीचे की ओर बल लग रहा है m1g, ऊपर की ओर बल लग रहा है तनाव बल। कुल मिला के किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के इक्वेशन क्या होगी, m1a इक्वल टू m1g माइनस टी। अब ये बार बार समझाने की जरूरत नहीं ना, ये क्यों पहले क्यों लेकर, ये बाद में क्यों लेकर, ठीक है। अब तक समझ चुके हो आप। चलिए इक्वेशन नंबर 1 हो गई यहाँ से, ठीक है। जो भी टी चाहिए, टी का मान अपन रख देंगे बाद में, चलो टी निकाल ही देते हैं। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 g माइनस m1a, ठीक है। इसकी इक्वेशन देखनी है, ये बड़ी टिपिकल इक्वेशन बनेगी, ठीक है। टिपिकल नहीं, सिंपल ही बनेगी, बस आपको ये बनाना आना चाहिए, ठीक है। इस ब्लॉक की बात करते हैं। इस ब्लॉक की बात करें तो जो इसके साथ, चलो इस पॉइंट बना देता हूँ, इस ब्लॉक की जगह मैं क्या करता हूँ, पॉइंट बना देता हूँ। तो इसकी अगर मैं देखूं तो इस वाले केस के अंदर, इस वाले केस में क्या हो रहा है, m2g cos थीटा किसको सेटिस्फाई कर रहा है, n को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे देखूं तो n को सेटिस्फाई कौन कर रहा है, n को सेटिस्फाई कर रहा है m2g cos थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बन गई, n बराबर m2g cos थीटा, ठीक है। अब आइए इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ ये पॉइंट है, तो इस डायरेक्शन में ये हो रहा है कि इस तरफ तो लग रहा है m2g sin थीटा। इस तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, इस तरफ लग रहा है तनाव बल T। ये डायग्राम देखना बस, ये फ्री बॉडी डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा मैंने ब्लॉक लिया है, m2 लिया है, ठीक है। उसके साथ टोटल मिला के किधर जा रहा है, टोटल मिला के इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, वो ऊपर की ओर जा रहा है। तो कुल मिला के जो है एक्सेलरेशन कितना है इसमें, a है। तो अब इसको समझिए आप, इसके अकॉर्डिंग यहाँ मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो क्या बनेगी, कुल मिला के फोर्स कितना है, कुल मिला के है m2a है, ठीक है। उसके साथ में फिर अगला क्या बन रहा है, m2a है, तो कौन सा है, t माइनस m2g sin थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए अब t की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पढ़िए, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए। जैसे आप t की वैल्यू रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, m2a बराबर, t बराबर हमारे पास है m1g माइनस m1a माइनस m2g sin थीटा, ठीक है। a की वैल्यू निकालनी, मान लीजिए इसको इस तरफ लेके आइए, तो ये बन जाएगा m1 प्लस m2a इक्वल टू, ठीक है, m1 प्लस m2 इक्वल टू m1g माइनस, या इसको कॉमन क्या ले सकते, जी कॉमन ले सकते हैं ना, चलो जी को छोड़ो, उसको क्या कॉमन लेंगे, इसी को रख दो आप, तो ठीक है, साइन थीटा। ये इक्वेशन ए निकालना है तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, m1g m2g साइन थीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कोई प्रॉब्लम, ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे ही ऐसा एग्जाम्पल आपके पास आता है इंक्लाइन प्लेन का, जिसके आने की संभावना रहती है, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, इसको, ये एंगल थीटा है। अब कई बार होगा कि आपको ये एंगल थीटा दे देंगे, तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना लो mg के, बस उसको इस तरफ, नॉर्मल को कौन सेटिस्फाई कर रहा है और टेंशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, बस वो आपको देख लो, आंसर आप निकाल दो। अब आपको टेंशन पूछ लेगा तो क्या करना है, इस वाले इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन में
रख दीजिए, आंसर निकल जाएगा। अब क्वेश्चन में सपोज कर लीजिए आपको नॉर्मल फोर्स दे दिया और बोल देंगे टेंशन निकालो, इसमें एंगल निकालो, तो क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन से और इस वाली इक्वेशन से थीटा, या इस वाली इक्वेशन से क्या करेंगे, थीटा निकाल देंगे। ठीक है, तो वो अलग अलग केस है। अल्टीमेटली आपको ये इक्वेशन, इसकी इक्वेशन ये बन गई, इसकी इक्वेशन दो बनी, दो कौन सी बनी, एक तो बनी इसकी डायरेक्शन में जो एन को सेटिस्फाई कर रहा है, और दूसरी बनी जहाँ पे ये मोशन कर रहा है। ठीक है, दोनों इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास दोनों इक्वेशन से हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। ठीक है, मिटा दो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें तो। ठीक है, चलिए अच्छा, अब अगर मान लो आपको इसका एक और एडवांस केस जो आने के चांसेस कम रहते हैं, कम इसलिए क्योंकि आपके पास 150 क्वेश्चन करने हैं ना, तो आपको करीब करीब कितना टाइम मिलता है, करीब करीब एक क्वेश्चन को करने के लिए 150 का 150 मिनट, 150 है आपके पास 180, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग कुछ मिनट के आसपास टाइम मिलेगा आपको, है ना। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई हार्ड क्वेश्चन दिया जाएगा, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। वैसे क्या हो सकता है, एक और केस हो सकता है कि अगर मान लो दोनों तरफ पे क्या हो ब्लॉक, ये इस तरह से सपोज करो, ये θ1 एंगल है, ये θ2 एंगल है, इधर भी ब्लॉक दे रखा है M1, ये एक पुल्ली से ऊपर की ओर जाते हुए इधर ब्लॉक कौन सा दे दिया, M2 दे दिया। ठीक है, इसके लिए इक्वेशन बनाओ। ठीक है, तो मान लीजिए ये बड़ा है तो ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, इसके लिए बनाओ। तो इसके लिए क्या होगा, और कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनेगी, θ1 θ2 में बनेगी। ठीक है, पर मैं उस वाले केस पे नहीं जा रहा हूँ। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो निकाल के आप मुझे मेल करिए, अगर सही होगा तो मैं आपको बता दूंगा, और अगर सही नहीं होगा तो सॉल्यूशन करके मेल पे आपको भेज दूंगा। लेकिन इस वाले पे इसलिए नहीं जा रहे कि इतना एडवांस अपने को जाना नहीं, और भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बन सकती है, पर इससे आगे मेरे हिसाब से आपके अभी तक तो आरपीएससी ने नहीं पूछा है और ना पूछेगा। ठीक है, क्योंकि टाइम अपने पास लिमिट रहती है। ठीक है, तो इस वाले केस के लिए हमने सॉल्यूशन कर लिया। तो कुल मिला के पुल्ली वाला जो कंसेप्ट है उसके लगभग लगभग हमने जो इक्वेशन बन सकती है इस तरह की, वो सोल्व कर ली है। ये उस केस में है जब हमने फ्रिक्शन को कितना माना है, जीरो। अभी दिमाग में रखना ये चीज, जब हमने फ्रिक्शन को कितना माना है, जीरो। और फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी, फिर इसमें फ्रिक्शन को भी हमें, यानी कि घर्षण को भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो टॉपिक लेंगे अब यहाँ से, वो लेंगे फ्रिक्शन का, है ना। नेक्स्ट क्या लेंगे, फ्रिक्शन का। चलो, फ्रिक्शन की बजाय तो मैं सोच रहा हूँ क्योंकि अभी अपने पास 10 मिनट का ही टाइम बचा है 40 मिनट होने के लिए, तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। फ्रिक्शन का जस्ट अगले में पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, उसके साथ सारी चीजें वापस रिपीट हो ही जाएगी अपनी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि आपको पता चलेगा कि कितने आसान क्वेश्चन होते हैं इसके, है ना। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, देखिए कि इन ए फिगर ब्लॉक ए बी एंड सी, एक फिगर दे रखा है, मैं वो डायग्राम बना देता हूँ। ए बी सी हैव एक्सेलरेशन A1 A2 एंड A3 रेस्पेक्टिवली, F1 एंड F2 आर एक्सटर्नल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 2 mg एंड mg रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ A1 A2 एंड A3। ठीक है, तीन इसमें डायग्राम दे रखे हैं, पुल्ली सिस्टम के डायग्राम है। ए बी और सी है ना। और ये डायग्राम में ये m दे रखा है, और इस तरफ फोर्स F1 इक्वल टू 2m g दे रखा है, ये m दे रखा है, इस तरफ 2m दे रखा है, ये m दे रखा है, और इस तरफ भी m दे रखा है, और इस पे एक फोर्स F2 इक्वल टू mg दे रखा है। ठीक है, कुल मिला के ये इक्वेशन हमें दी गई है। ठीक है, और कहा क्या गया है, अब देखिए वापस, इन फिगर ब्लॉक A B एंड C हैव एक्सेलरेशन A1 A2 एंड A3 रेस्पेक्टिवली। इसमें एक्सेलरेशन कितना है, इसमें A1 है, इसमें A2 है, इसमें A3 है, बस। ठीक है, इनकी वैल्यू नहीं दी गई है। देन उसके बाद ये कहा गया है कि, एक सेकेंड, देन उसके बाद ये कहा गया है कि F1 एंड F2 आर एक्सटर्नल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 2 mg एंड 3 mg, यानी कि ये 2 mg और 3 नहीं, mg का जो है वो रेस्पेक्टिवली दिया गया है हमें फोर्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ A1 A2 एंड A3। A1 A2 और A3 की क्या निकालनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए अब इसको देखिए आप क्वेश्चन को, अब इसको सोच के देखना है ना आपको,
क्योंकि सिचुएशन हमें दी हुई नहीं है कि किधर एक्सेलरेशन है, हमें सिर्फ इसमें वैल्यू दे रखी है। पहले वाले केस में क्या कहा गया, पहले वाले में कहा है कि इसमें कितना एक्सेलरेशन है, a1 है, तो किधर हो सकता है आपके हिसाब से बताइए। इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसका फोर्स कौन सा होगा, mg नीचे की ओर होगा। इधर मैं किससे खींच रहा हूँ, 2mg से खींच रहा हूँ, मतलब इसका जितना नीचे की ओर फोर्स है उसके डबल से मैं खींच रहा हूँ। इसका मतलब क्या होगा, और अल्टीमेटली ये किधर आएगा, इस तरफ आएगा, ठीक है, a1 से, और ये किधर जाएगा, ऊपर जाएगा a1 से। रस्सी एक ही है तो T होगा इस तरफ, ये होगा T1 ले लेते हैं ना, और ये T1 क्या होगा, इधर होगा, ठीक है। तो कुल मिला के मुझे क्या निकालना है, इसमें एक्सेलरेशन निकालना है। इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो इस इक्वेशन से क्या बनेगा, पहली वाली में फर्स्ट केस के अंदर बन जाएगा कि m1a इक्वल टू T1 माइनस m2g, ठीक है, T1 माइनस m2g। अब T1 कितना होगा, तो आप देखिए इस वाली इक्वेशन को बना के अगर मैं देखता हूं तो इस वाली इक्वेशन से क्या बन जाएगा कि सेकंड इक्वेशन से, है ना, सेकंड इक्वेशन से बनेगा मेरे पास कि F1 रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा इसके अंदर T1 बराबर 2mg, ठीक है ना। T1 बराबर कितना होगा, T1 बराबर देखो तो क्यों होगा, क्योंकि किस फोर्स से खींच रहे हैं, 2mg से खींच रहे हैं, इसको सिर्फ यही सेटिस्फाई करना है, यहाँ कोई ब्लॉक तो है नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के कितना हुआ, T1 बराबर 2mg। तो T1 बराबर जैसे ही 2mg रखोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2mg माइनस m1g। सोल्व कर लीजिए तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 2mg में से mg जाएगा तो mg डिवाइडेड बाय m से m कैंसिल, कुल मिला के g के बराबर। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर होगा, g के बराबर होगा। ये कौन सा हो गया, ये हो गया मेरे पास पहला केस, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप कहोगे कि यहाँ पे आपने इक्वेशन क्यों नहीं बनाई, सीधा सीधा दिख रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रस्सी है, रस्सी को किससे खींच रहे हैं, तो T1 को सेटिस्फाई कौन कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे केस की बात करते हैं, दूसरे केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में कोई फोर्स दिख रहा है क्या आपको, लगता हुआ नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, तो इधर मान लेते हैं T2, इधर ही मान लेते हैं T2। कुल मिला के क्योंकि ये m का है, ये कितना है 2m का है, तो अब ये 2m द्रव्यमान का है, तो इसका मतलब क्या होगा, कुल मिला के जो एक्सेलरेशन होगा वो A2 किस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में, इसमें किधर होगा, ऊपर वाली डायरेक्शन में, ठीक है। अलग पेन से लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान रहेगा, यानी कि A2 किस रहेगा, इस डायरेक्शन में, इधर A2 किस तरफ रहेगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि बड़ा कौन है, ये वाला द्रव्यमान बड़ा, तो वो उसको नीचे खींच लेगा, ठीक है। इसकी इक्वेशन बनाते हैं, तो पहले वाले केस के लिए कितना आ गया a, पहले वाले केस के लिए a1 आ गया g के बराबर, ठीक है। अब दूसरा केस कंसिडर कर लेते हैं, सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से सेकंड वाले केस में अगर मैं बनाऊं तो ये किधर जाएगा 2mg, ठीक है। ये कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास नीचे की ओर mg, ठीक है। तो चलिए आगे सोल्व कर लेते हैं इसको, आगे सोल्व करेंगे तो सेकंड वाला केस हमारे पास होगा, उसके अंदर हो जाएगा, पहले इसकी इक्वेशन बनाते हैं। इसकी इक्वेशन में क्या बन जाएगा कि m मास कितना इसका m, हाँ ma2 है ना, ma2 इक्वल टू, इक्वेशन कितनी बन जाएगी T2 माइनस mg, बन गई ना, ऊपर की ओर जा रहा है ma2 T2 माइनस mg। इस वाले की बनाते हैं कंडीशन में, इसमें क्या बन जाएगा, इसमें बन जाएगा 2ma2, ठीक है, नीचे की ओर आ रहा है, किसके इक्वल हो जाएगा 2mg माइनस T2 के। T2 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, ये इस तरफ ले जाएंगे तो ma2 प्लस mg रख दीजिए वैल्यू, तो 2mg माइनस ma2 माइनस mg, ma2 को इस तरफ भेज दीजिए, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 3ma2 बराबर 2mg में से एक mg गया तो mg, ठीक है, m से m कैंसिल, तो a2 बराबर कितना हो गया g/3। तो दूसरे वाले केस में क्या हो गया, इस वाले केस में a2 बराबर कितना हो गया g/3 हो गया, ठीक है। तीसरा केस लीजिए, तीसरे केस में दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। उस वाले केस में क्या हो जाएगा, देखिए अब जब दोनों इक्वल है तीसरे केस में ना, तो तीसरे केस में क्या है, तीसरे केस में ध्यान देने योग्य बात यह है, सबसे पहले तो आप वही, अगर हम इस वाले केस के लिए देखें तो mg तो लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, एक mg लगेगा इधर नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ पे F2 ऑलरेडी दे रखा है, यानी कि ये mg नहीं भी लगे तो भी क्या कर रखा है, एक F2 दे रखा है। तो देखो कुल मिला के क्या हो रहा है, ये mg नीचे लगेगा, ये mg नीचे लगेगा, तो कुल मिला के इस नीचे की तरफ कितने बल हो गए, 2mg हो गया, इधर कितना है
mg हो गया। तो इसका मतलब बड़ा कौन सा, ये वाला। तो इसका मतलब ये नीचे खींच लेगा इसको, ये नीचे खींच लेगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा इसमें, a3, इससे लिख देता हूँ। इसमें जो एक्सेलरेशन a3 होगा वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, a3 इस तरफ होगा, ठीक है। अब आता है किसमें, डोरी बंधी हुई तनाव बल। तो तनाव बल हमेशा किस तरफ होता है, ये डायरेक्शन अभी आपने इतनी बार कर लिया, इसको T3 मान लीजिए, इसको भी T3 मान लीजिए, ठीक है। इक्वेशन बनाते हैं। तो फर्स्ट वाले की इक्वेशन देखते हैं। तो फर्स्ट वाले की इक्वेशन में क्या है, फर्स्ट वाला किधर जा रहा है, ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये अपना थर्ड केस, थर्ड केस में क्या हो रहा है, हाँ m द्रव्यमान है, तो m a3 इक्वल टू, ऊपर जा रहा है, ऊपर कौन सा है, T3, तो ये हो गया T3, माइनस नीचे की तरफ कौन सा है, mg, तो ये mg। अब क्योंकि यहाँ से T3 हमें निकाल लेते हैं, क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले। दूसरे वाले में क्या हो रहा है, दूसरे वाले में देखो कुल मिला के किधर आ रहा है, सिस्टम नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों फोर्स, ये दोनों क्या होंगे, एड होंगे, माइनस कौन सा होगा, T3। तो कुल मिला के दूसरे वाले केस की बात करें तो ma3, ठीक है, ma3। एक mg इस द्रव्यमान की वजह से, एक फोर्स जो इसकी वजह से लग रहा है, चलो इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, mg जो इस द्रव्यमान का है, और इसको मैं F2 कर देता हूँ, उसके बाद उसकी वैल्यू रखेंगे ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। फिर माइनस माइनस करिए, ऊपर की ओर कौन सा है, T3 है। अब इन दोनों की वैल्यू, F2 बराबर कितना है, mg, T3 बराबर कितना है, ये दोनों वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, mg प्लस mg माइनस ma3 माइनस mg, ठीक है। तो एक mg से एक mg कैंसिल आउट, इसको इस तरफ भेजेंगे तो एक तो ये और ये आएगा प्लस में, तो कुल मिला के क्या बन जाएगा, 2ma3, और ये कितना बन गया, mg, ठीक है। तो m से m फिर कैंसिल आउट, तो a3 इक्वल टू कितना हो गया, g/2 हो गया। तो कुल मिला के इस वाले केस में कितना हो जाएगा, a3 g/2। तो देखो a1 कितना आया, g के बराबर, a2 कितना आया, g/3, और ये कितना आया, g/2, ठीक है, हो गया। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन आप करते रहिए और किताबों में आपको मिल जाएंगे, सॉल्यूशन करते रहिए, और कोई नहीं आए तो मुझे आप मेल करिए, व्हाट्सअप करिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको ले लेंगे। थैंक यू वेरी मच।